अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। आज हम रीड करेंगे उर्दू नावल जुनूनियत का पार्ट 21 और इस नावल की राइटर हैं अरीज शाह। तो चलते हैं नावल की तरफ। उसके लिए बस इतना ही काफ़ी था। वो हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गया था। उसने सोच लिया था कि अब वो हरम के साथ अपनी एक नई खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, जिसमें उसके माजी का कोई तल्ख हिस्सा शामिल नहीं होगा। उसकी नई ज़िंदगी में पुराना कुछ नहीं होगा। वो खुशी से इत्मीनान से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, जिसके लिए वो बहुत खुश भी था। इस सफ़र के बाद एक नया सफ़र शुरू होना था। उसकी नई ज़िंदगी शुरू होनी थी और इस वक्त वो सिर्फ उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। अपना बचपन, जवानी, हर लम्हा को वो अपने दिमाग से निकाल चुका था, जो उसे अज़ियत देती थी, जो उसके लिए तकलीफ़ का बायस बनती थी। अब उसे खुशियाँ देखनी थी। वो अपनी खुशियों का मुंतज़िर था। सब कुछ भुलाना इसके लिए आसान नहीं था। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते देखा था। उससे तो अपनी इस उम्र में शायद बाप के नाम की अहमियत भी नहीं पता थी। वो तकलीफ़, वो दर्द वो भूल नहीं सकता था। उसकी माँ उसे लिए सड़कों पर सोया करती थी। उसकी माँ का अमीर कबीर बाप उससे हर रोज़ कहता था कि वो अपना दीन छोड़कर वापस आ जाए, तुम्हें भी अपना लेंगे और तुम्हारे बच्चे को भी। लेकिन उसने कभी भी इस बात के लिए रजामंदी ना दी। वो जीती मरती क्या ना करती, लेकिन अपने बेटे को भूखा नहीं सोने देती थी। लेकिन जिगर की तकलीफ़ ने उसकी जान ले ली थी। बाप तो पहले ही छोड़ गया था, लेकिन माँ के जाने के बाद वो असल में यतीम हो गया था। और यतीमों की ज़िंदगी गुजारना कैसा होता है, ये शाम से बेहतर को शायद ही कोई जान सकता था। लेकिन आज वो अपनी हर तकलीफ़ को बुला चुका था। अपनी खुशियों की खातिर उसने सब कुछ छोड़ दिया था। वो इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ आकर आया था। उसे कोई मतलब नहीं था इन लोगों से। अपनी खुशियों की खातिर उसने हर चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया था। उसकी माँ ने किसी से बदला लेना नहीं सिखाया था। उसकी माँ ने किसी से बदला लेना नहीं सिखाया था, जब बल्कि उसकी माँ ने उसे दरगुज़र करना सिखाया था, माफ़ करना सिखाया था। वो माफ़ नहीं कर सकता था, हाँ, लेकिन वो इन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता था, और वो ऐसा ही कर रहा था। हरम के साथ एक पुरसकून और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए वो सबको भूल जाना चाहता था। लेकिन वो जानता था हरम सबको नहीं भूलेगी। वो उसकी फैमिली है, इसके अपने हैं। वो इन लोगों से मोहब्बत करती है। उन्हें भूल कर आगे बढ़ना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। वो ज़िद करेगी, शायद इससे नफ़रत करने लगे, लेकिन वो अपनी मोहब्बत से इसको बदल देगा। वो इसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा। उसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगा। वो उन्हीं सोचों में मसरूफ़ था जब जहाज़ लैंड होने का ऐलान होने लगा। उसने हरम को आहिस्ता से अपने मज़ीद करीब कर लिया था, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसे डर लगता है। उसके करीब करने पर हरम ने ज़रा सी निगाहें उठाकर उसे देखा था। नींद से डूबी हुई आंखों में कच्ची नींद से जागने का खुमार था। जब अचानक जहाज़ को झटका लगा तो वो इसका कॉलर अपनी मुट्ठी में दबोचे हुए इसके सीने में चेहरा छुपा गई थी। यह शाम पुरस्कून सा उसे अपने करीब पाके इन खूबसूरत लम्हों को महसूस कर रहा था। इसकी गुर्बत इसके दिल में हलचल पैदा कर रही थी, जबकि हरम के दिल और दिमाग में क्या चल रहा था वो नहीं जानता था। बस इतना पता था कि आगे ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली, लेकिन वो सब कुछ ठीक कर देगा। वो हरम को खुद में इतना मगन कर देगा कि उसे इन लोगों की याद ही नहीं आएगी। उसे अपनी मोहब्बत पर एतबार था। बहुत शुक्रिया, मगर मुझे इस गिफ्ट की हरगिज़ ज़रूरत नहीं थी, वो गिफ्ट थामते हुए बोला। वो इतने खुलूस से ये तोहफ़ा लेकर आई थी कि इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन वो दोबारा इसकी मदद लेने के बाद इस तरह का कोई गिफ्ट ना लाएं, इसीलिए उसने कहना ज़रूरी समझा था। क्यों ज़रूरत नहीं थी, आपने बस एक बार कहने पर हमारी मदद की। अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए बहुत छोटा सा गिफ्ट तो बनता ही था। शुक्रिया के तौर पर गज़ल ने मुस्कुराते हुए कहा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनता था ये गिफ्ट, और अगर आपने आइंदा मुझे इस तरह का कोई गिफ्ट दिया तो प्लीज़ मेरे पास मदद के लिए हरगिज़ मत आइएगा। मैं मदद इसलिए करता हूँ ताकि अल्लाह की तरफ से मुझे थोड़ा सा सवाब मिल जाए, इसलिए नहीं करता कि मुझे आप लोगों से गिफ्ट मिले। इसलिए आइंदा एहतियात कीजिएगा। मुझे लड़कियों से तोहफ़े लेना पसंद नहीं।
इस बार वो मुस्कुराया नहीं था। उसकी ये बात तो गज़ल को काफ़ी बुरी लगी थी। उसका चेहरा उतर गया था, लेकिन न जाने क्यों अफ़शीन को इसकी बात बहुत अच्छी लगी थी। आजकल पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा था, इस शख़्स की कोई बात बुरी नहीं लगती थी। वो जब से इससे मिली थी वो इसकी सोचों का हिस्सा अक्सर बन जाता था। ये क्यों हो रहा था ये तो वो नहीं जानती थी। शायद अभी तक तो वो अपने ही दिमाग की सोच से बहुत दूर थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा अहमद, ये तुमने क्या किया? तुमने यहाँ शादी कर रखी है, तुम्हारा एक बच्चा भी है। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि अगर ये बात बाबा जान तक पहुँच गई तो वो तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल भी कर सकते हैं। साकिब काज़मी आज इनसे मिलने के लिए लंदन पहुँचे तो सीधे अपने घर की तरफ ही आए थे। उनका भाई इनके घर में ही रिहाइश पजीर था, लेकिन यहाँ एक अंग्रेज़ लड़की के साथ एक छोटे से बच्चे को देखकर परेशान हो गए थे। जिस तरह से ये बात पिछले 4 साल से छुपी हुई थी, आगे भी छुप सकती थी, लेकिन शायद अब अहमद ये बात छुपा कर थक चुका था। वो भी यही चाहता था कि इसकी बीवी और बच्चा इसके ख़ानदान के सामने आ जाए। वो काफ़ी वक्त से अपने बाबा जान से इस हवाले से बात करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर बाबा जान के रिएक्शन का सोचकर वो चुप हो जाता था। आज साकिब के सामने खुद ही ये बात आ गई तो उसने भी बिना कुछ भी छुपाए उन्हें सच सच बता दिया, जिसके बाद वो शॉक थे। यकीन कर लें भाईजान, यही सच है, ये मेरी बीवी और ये मेरा मासूम सा बच्चा। उसने अपनी गोद में बैठे मासूम से जयशाम को चूम डाला। और वैसे भी बाबा जान तो जयशाम को देखकर खुश हो जाएंगे, बस एक ही धुन सवार रहती है उन्हें, खदाश खदाश खदाश। जब उन्हें पता चलेगा कि खदाश के अलावा इनका एक और पोता भी है, देखिएगा इनके चेहरे की रौनक में ये सब कुछ नहीं जानता था। बस मुझे ये पता है कि बाबा जान ने तुम्हारा रिश्ता अपनी दूर की बहन की बेटी से तय कर रखा है, और वो पूरे ख़ानदान के सामने ये बात कह चुके हैं। और बाबा जान कितनी दफ़ा महफ़िलों में इस बात का जिक्र कर चुके हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने एक ईसाई लड़की से शादी कर रखी है तो माज़रत भाईजान, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मेरी बीवी ईसाई नहीं है, वो मुसलमान है। वो इस्लाम का कबूल कर चुकी है। मैं निकाह से पहले ही इस्लाम की सच्चाई पर यकीन दिला चुका हूँ, और खुदा के लिए प्लीज़ उसे ईसाई कहकर इसके यकीन को शर्मिंदा ना करें। मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा मेरे दीन से मोहब्बत करती है। मेरा दीन उसे मेरे करीब लेकर आया है। वो अपने सारे ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर मेरे साथ आई है। मैंने इससे निकाह किया है। मैं जानता हूँ ये बात है, घर वालों को ना बताकर मैंने गलती की है, लेकिन मैं अब मज़ीद घर वालों से कुछ नहीं छुपाऊँगा और आप इसमें मेरी मदद करेंगे। मैं अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं आ सकता। ऐसे में आपने खुद ही बाबा जान से इस हवाले से बात करनी है। कोई मुनासिब वक्त देकर उन्हें इस हकीकत से आगाह कर दीजिए। मैं जानता हूँ मैंने इनकी नाफरमानी की है, लेकिन आप मेरे साथ होंगे तो यकीनन वो मुझे माफ़ कर देंगे। उसने यकीन से अपने भाई को देखा था। साकिब साहब के पास से जैसे अल्फाज ही ख़त्म हो चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस मौजू पर मज़ीद क्या कहें। क्या बात है सकलेन, मैं देख रहा हूँ आज सुबह से तुम्हें कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो तो घर वापस चली जाओ। वो राहत के दफ्तर में आया तो वो उसे देख कर कहने लगे, नहीं राहत भाई, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे आराम करना। और वैसे भी अगर मैं आराम करने बैठ गया तो यकीनन बाबा जान को फिर से मुझ पर गुस्सा करने का मौका मिल जाएगा। इनकी भी मुझे समझ में नहीं आती। एक बेटा लंदन बैठा है जिसे दिल खोलकर मोहब्बतें बेची जा रही हैं और तोहफे भेजे जा रहे हैं, और एक बेटे को यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा रखा है, और बाकी सारा बोझ हमारे कंधों पर डाल दिया है। लेकिन जब भी बेइज्जती करते हैं, मारी करते हैं, बातें सुनाते हैं तो हमें सुनाते हैं, इन दोनों को कुछ नहीं कहते। और फिर जब बात काम पर आ जाती है तब भी सिर्फ हमें ही सुनने को मिलता है। कोई उन्हें कुछ नहीं कहता। लेकिन जब अम्मा जान ने जायदाद की बात की तो कहते हैं कि अपने 5 बेटों में बराबर तकसीम करेंगे। भाई वो दोनों तो सिर्फ बैठकर खा रहे हैं, यहाँ काम तो हमें करना पड़ता है। हर चीज़ की देखभाल हम करते हैं तो उन्हें क्या ये सब कुछ प्लेट में सजा कर देंगे? वो एक ही सांस में बोलता चला गया।
तो राहत ने जल्दी से उठकर दरवाजे को अच्छे से लॉक किया था। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है जावेद, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है जायदाद और बंटवारे की बातें यहाँ खुलेआम मत किया करो। ये सारी बातें राज की होती हैं और फिक्र मत करो, जो जितनी मेहनत करेगा उसको इतना ही मिलेगा और जो कुछ नहीं करेगा इसके हाथ कुछ नहीं आएगा। इतना एतबार तुम कर नहीं सकते हो अपने भाई पर। वो उनके कंधे पर हाथ रखते हुए ज़रा मुस्कुराकर बोला तो सकलेन को जैसे कुछ तसल्ली हुई। वो सिर्फ हाँ में सारे ला गया। हमाया किचन में काम कर रही थी। इसका इरादा ज़रियाम के लिए गर्म चाय का कप बनाकर कमरे में ले जाने का था। वो नाराज़ होता था लेकिन इतना नाराज़ नहीं लग रहा था जितना कि पहले लग रहा था। इसकी तसल्ली के लिए इतना ही काफ़ी था कि वो ज़्यादा गुस्से में नहीं है। वो जल्दी जल्दी चाय का कप बनाकर जाने लगी जब दरवाजे पर बुरी तरह से सर चकरा गया। उसके सामने ज़मीन आसमान घूम कर रह गया था, लेकिन नज़रअंदाज करते हुए वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ने ही लगी थी कि उसे एक बार फिर से इसका सर चकराने लगा। इस बार उसे सीढ़ियों की ग्रिल को थाम कर वहीं बैठना पड़ गया था और वो अपनी तबीयत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब महसूस कर रही थी। भाभी, आप ठीक तो हैं ना? क्या हुआ है आपको? शाज़म, जो अभी अभी घर के अंदर दाखिल हुआ था, उसे सीढ़ियों पर बैठा देखकर तकरीबन भागकर इसके पास आया था। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ऊपर जा रही थी। उसने जल्दी से उठना चाहा जब इसका सर फिर से घूमा था। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ बैठे, मैं बिग बी को बुलाकर लाता हूँ। वो उससे वहीं बैठने का कहता जल्दी से इसके कमरे की तरफ भागा था और अगले 2 मिनट में ही ज़रियाम इस पर पहुँच चुका था। क्या हुआ है तुम्हें? कब से चक्कर आ रहे हैं? कब से तबीयत ख़राब है तुम्हारी? वो जल्दी से इसके पास बैठते हुए इसका माथा चेक कर रहा था। बुखार तो नहीं था लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं लग रही थी। बिग बी, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप जल्दी से भाभी को बाहर लेकर आ जाएं। वो ज़रियाम से कहता जल्दी से बाहर की तरफ भागा था, जबकि ज़रियाम इसकी किसी भी बात को अहमियत दिए बिना वो इसका हाथ थाम कर उसे सहारा देता बाहर ले गया था। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर शाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी बेगम माँ बनने वाली है। इनका दूसरा मंथ चल रहा है। मैं आपको कुछ एहतियात लेकर देती हूँ, आप इस पर अमल कीजिएगा। पहला बच्चा है तो ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होगी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए एक पर्ची इनके हवाले की थी, जबकि ज़रियाम तो जैसे सख्ते में था। उससे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो इसके हाथ से पर्ची थाम चुका था। कल रात अमाया का शर्माना, घबराना और फिर शायद इसने इसी सिलसिले में फ़ोन किया था। वो उसे यही खुशखबरी सुनाना चाहती थी, लेकिन ज़रियाम के चेहरे पर इस खबर को सुनकर किसी तरह की कोई खुशी नहीं आई थी। वो बाप बनने वाला था, इसके वजूद का हिस्सा इस दुनिया में आने वाला था, लेकिन इसके चेहरे पर तो जैसे चुप ही लगी ही थी। डॉक्टर ने शायद इसकी खामोशी को महसूस कर लिया था। जितनी खुशी से उसने ये खबर उसे सुनाई थी, दूसरी तरफ से इतना ही ठंडा रिस्पॉन्स उसे मिला था। डॉक्टर बिना कुछ भी कहे अमाया को बाहर आने का इशारा कर चुकी थी। पहला बच्चा तो किसी भी शादीशुदा जोड़े के लिए बहुत खुशी का बायस बनता है, लेकिन शायद आप अभी बाप बनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इससे नवाजने वाली जात ने आपके लिए यही वक्त मुकर्रर किया है। डॉक्टर ने इसकी खामोशी को महसूस करके उसे उस खबर की अहमियत का एहसास दिलाया था, जबकि डॉक्टर की बात पर वो भी ज़रियाम के चेहरे पर खुशी खोजने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो उसे बाहर आने का इशारा करता खुद बाहर निकल गया था, जहाँ शाज़म इसका इंतज़ार कर रहा था। आओ हरम, अंदर आओ, ये तुम्हारा घर है, मतलब आज से ये हमारा घर है। ये मैंने खुद अपनी मेहनत से बनाया है, दिन रात एक करके। मैंने इस घर की एक एक चीज़ खरीदी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कमाया है सारा इस घर पे लगाया था। मुझे अपना घर खरीदने का बहुत शौक़ था, माना कि बहुत छोटा सा है तुम्हारी हवेली के मुकाबले में, तो बहुत ही छोटा है, लेकिन मेरी हक हलाल की कमाई है। जैसा भी है तुम उसे कबूल कर लो। वो उसका हाथ थामे उसे एक कोई बहुत लंबी बिल्डिंग में लेकर आया था और फिर वो दोनों लिफ्ट के सहारे तकरीबन कोई 18वें माले पर पहुंचे थे और इस माले में भी उसे 3 से 4 फ्लैट नज़र आए थे। इनमें से एक फ्लैट इसका था। अच्छा है, वॉशरूम कौन सी साइड पे है? वो जो कब से हर तरफ नज़रें घुमा रही थी अचानक से बोली तो ये शाम के लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसके चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमी थी। उसे लगा था वो फिर से अपनी भरपूर नफरत का इजहार करेगी, लेकिन इसका सवाल अलग था। इस तरफ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो मुस्कुराते हुए उसे एक कोने की तरफ बने वॉशरूम की तरफ लेकर गया। एक वॉशरूम
यहाँ है और एक हमारे रूम के अंदर। तुम फ्रेश होकर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें सारा घर दिखाता हूँ। वो उसे ये सब कुछ बताते हुए काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। हरम बिना कुछ भी बोले इसके पीछे पीछे वॉशरूम तक आई और फिर इससे पहले कि वो कुछ और कहता वो अंदर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। हरम जान, कौन से कामों में लग गई हो? बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हारी चाय भी बना दी है। वो उसे वॉशरूम तक छोड़कर खुद किचन में इसके लिए चाय बनाने आ गया था। वो लंबे सफ़र से वापस आई थी तो यकीनन थकावट महसूस हो रही थी और अब चाय बनाकर जब वो बाहर लेकर आया तो देखा कि हरम अभी तक नहीं निकली। उसने दरवाजे पर दस्तक दी थी। जब अगले ही लम्हे वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई, इसका मुंह सूजा हुआ था। यकीनन इसकी ये हरकत उसे पसंद नहीं आई थी। वॉशरूम में जिन इंसान किन कामों के लिए जाता है, क्या आपको नहीं पता? मैं क्या जब भी वॉशरूम जाऊंगी आप ऐसे ही दरवाज़ा नॉक करने लग जाएंगे? वो गुस्से से घूरते हुए बोली तो ये शाम ने फ़ौरन नसरीन में सर लाया। सॉरी जान, मुझे लगा कि तुम्हें अंदर कोई परेशानी हो रही है या कहीं तुम अंदर बेहोश तो नहीं होगी, बस इसीलिए मैं चेक कर रहा था। ये शाम ने अपनी सफाई पेश की। मेरा नाम हरम है, जान नहीं, इसने गुस्से से कहा। यस हरम जान, मैं जानता हूँ। वो बड़े ही प्यार से इसका गाल खींचते हुए बोला, जबकि इसके अंदाज पर वो बिना कुछ भी बोले तेज़ी से इसके करीब से निकल कर तो सरसरी नज़र पूरे घर पर दौड़ाने लगी। जगह काफ़ी कम थी। बाहर दीवार के साथ सोफ़ा था जिसके सामने LED लगा हुआ था और इसके साथ ही फ्लैट का मेन दरवाज़ा था। मेन दरवाजे के साथ जो कमरा था इसके मुताबिक वो बेडरूम था और दरवाजे के साथ जो कमरा था वो शायद गेस्ट रूम था और ओपन किचन था और एक छोटा सा स्टोर रूम था। वो इन सब के दरवाजे बाहर की तरफ ही खुलते थे, जिन्हीं के घर से निकलने का वाहिद रास्ता बस यही था। लेकिन स्टोर रूम के साथ ही छोटी सी बिल्कनी थी जिसमें थोड़े से पौधे लगे हुए थे लेकिन बिल्कुल ताज़ा हालत में थे। जिन्हीं की फ्लैट की चाबी इसके अलावा किसी और के पास भी थी, जो इसकी गैर मौजूदगी में इसके घर का हाल ख्याल रखता था। खैर जो भी था, ये छोटा सा घर काफ़ी साफ़ सुथरा और खूबसूरत था। लेकिन बिना इसकी कोई भी तारीफ़ किए हरम वहीं रखे सोफ़े पर बैठ गई थी। वो बहुत से बेसुकूनी से बैठी थी, जैसे कोई मेहमान बैठता है। जब यशाम ने इसके सामने लाकर चाय का कप रख दिया, उसे चाय की अशद ज़रूरत थी। ये चाय पियो और इस रूम में जाकर आराम करो, मैं खाना तैयार करके तुम्हें जगा दूंगा। वो प्यार से बोल रहा था। वो इसके इतने नरम लहजे की आदि कभी भी नहीं रही थी। यशाम इसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। वो उसे कुछ भी नहीं बोल रही थी, अपने घर के बारे में या अपने घर वालों के बारे में भी वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। लेकिन इसकी खामोशी यशाम को परेशान कर रही थी। मैं पहनूंगी क्या? वो उठने लगा जब इसने बहुत कम आवाज़ में पूछा। अभी तो तुम्हारे कपड़े नहीं हैं, लेकिन तुम ऐसा करो कि आज रात मेरे कपड़े पहन लो, सुबह होते ही मैं तुम्हें ज़बरदस्ती शॉपिंग करवा दूंगा। वो खुशी से बोला। आपके कपड़े में उनमें तो मैं गुम हो जाऊंगी। वो परेशानी से इसका कसरती वजूद देखकर बोली, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। डोंट वरी, मैं ढूंढ लूँगा। वो उठकर अंदर चला गया और जब वापस आया तो इसके पास एक सफ़ेद पाजामा पैंट के साथ सुर्ख शर्ट थी। ये लो, तुम ये पहनो और कुछ देर रेस्ट करो, तब तक मैं डिनर का इंतज़ाम करता हूँ। वो कपड़े इसके पास छोड़कर किचन की तरफ जाने लगा जब उसे एक बार फिर से बेहद कम लेकिन मासूमियत भरी आवाज़ सुनाई दी, दुपट्टा। वो पलटकर उसे देखकर रह गया। सॉरी जान, मैं तो दुपट्टा नहीं पहनता। उसकी मासूम सी शक्ल देखकर वो इसकी परेशानी पर परेशान हो गया था। वो तो मुझे भी पता है कि आदमी लोग दुपट्टा नहीं पहनते, लेकिन मैं तो दुपट्टा पहनती हूँ ना, तो मैं कैसे इसके साथ दुपट्टा पहनूंगी? उसकी बात सुनकर वो दांत पिसकर बोली, जान दुपट्टे के बिना पहन लो, यहाँ वैसे भी कौन है मेरे और तुम्हारे अलावा, सो रिलैक्स। वो कहकर किचन की तरफ चला गया, जबकि वो इसका ट्राउज़र और शर्ट हाथ में पकड़ी खड़ी रही। फिर सर झटक कर वॉशरूम की जानब चली गई। क्या हुआ है भाभी को? भाभी ठीक तो है ना? अचानक इतने ज़्यादा चक्कर क्यों आ रहे थे? डॉक्टर ने क्या कहा? वो दोनों बाहर निकले तो शाहजम उन्हें देखकर सवाल जवाब करने लगा। जरियाम ने उसे तसल्ली दी, लेकिन फ़िलहाल उससे कोई खुशखबरी ना सुनाई थी। जबकि माया खामोशी से सर झुकाकर इनके पीछे पीछे ही आ रही थी। जरियाम का इतना लापरवाह अंदाज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। अमाया तो यही सोच रही थी कि इस खुशखबरी के साथ वो खुश हो जाएगा और इससे हुई गलती को भी नज़रअंदाज कर देगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था।
तो इस खबर को सुनकर खुश भी नहीं हुआ था, लेकिन बल्कि इसके चेहरे पर बेरौनकी थी। वो तो और भी संजीदा हो गया था और इसकी ये संजीदगी अमाया को कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी। शायद ये बच्चा इस ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता था या इससे हुई गलती इस बच्चे से भी ज़्यादा अहमियत रखती थी। वो नहीं समझ पा रही थी ज़रियाम का अंदाज़ इसकी सोच से बहुत मुख्तलिफ था, लेकिन इसकी लापरवाही ने उसे तकलीफ़ दी थी। क्या हुआ था अमाया? मैं तो घबरा गई थी बेटा ये सुनकर कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है। शाज़म ने फ़ोन करके जब मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है तो मैंने ज़रियाम को भी फ़ोन किया, लेकिन उसने बताया कि डॉक्टर तुम्हारा चेकअप कर रही हैं। मैं तो इतनी परेशान हो गई थी कि जन्नत का फ़ोन आया तो मैंने इसको भी बता दिया कि तुम्हें ज़रियाम अस्पताल लेकर गया हुआ है। वो भी परेशान हो गई होगी। वो लोग अब वापस घर आए तो मामा इनके इंतज़ार में थी। ओ मामा, फूफियाँ तो एवें ही बदनाम हैं, डंडोरा तो माएँ भी पीट देती हैं, शाज़म ने शरारत से कहा, जबकि वो मुस्कुराकर इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए ज़रियाम के हाथों से रिपोर्ट थाम चुकी थी जो उन्हें दे रहा था। बहुत शरारती होते जा रहे हो तुम शाज़े, तुम्हें तो तुम्हारी बीवी ही आकर लगाम डालेगी, वो रिपोर्ट्स पढ़ते हुए बोली। जी जनाब, हम तो मुंतज़िर हैं खुद को लगाम डलवाने के लिए, शाज़म शौक हुआ, जबकि पूरी रिपोर्ट्स पढ़ते हुए वो कभी ज़रियाम को तो कभी अमाया के चेहरे को देख रही थी। यहाँ पर खुशी के आसार नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन इन कागज़ों में लिखी खुशखबरी इन आंखों में पानी ले आई थी। ये मैं दादी बनने वाली हूँ, वो खुशी से अपनी बात मुकम्मल ही नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर का तो यही कहना है, बाकी आप खुद देख लें। ज़रियाम लापरवाह अंदाज में कहता वहीं रुककर इसकी मेडिसिन चेक करने लगा था। डिनर ठीक से किया था तुमने मामा? जोश खुशी से उसे अपने सीने से लगाए खड़ी थी। वो इसके पास रुककर सवाल करने लगा। मामा से अलग होकर एक नज़र उससे देखते हुए इसने हाँ में सर हिलाया था। इसका इतना सादे लबो लहजा इसकी समझ से बाहर था, जबकि शाज़म जो अपने चाचा बनने की खुशी में अपनी माँ को मुबारकबाद देता खुश हो रहा था, अपने भाई का रवैया देखकर परेशान हो गया। ठीक है तो फिर ये वाली मेडिसिन खा लो और कोई लापरवाही मत करना। दोपहर की मेडिसिन तुम्हें मामा खुद देंगी और रात तो मैं वैसे भी घर आ जाता हूँ। मामा आप भी एक बात देख लीजिएगा कि कौन सी मेडिसिन दोपहर में देनी है, सुबह वाली मैं खिला कर जाऊँगा। वो उन्हें दवाइयाँ चेक करवाते हुए कह रहा था। उसे अपने बच्चे की परवाह थी, उसे एहसास था अपनी जिम्मेदारी का, लेकिन वो खुश नहीं था। माया ने इसके रवैये से यही आगाज़ किया था। मम्मा इसके लिए दूध गर्म करके लाएं प्लीज़, ये मेडिसिन देनी है। तुम चलो रूम में और अपने तुम्हें हर वक्त ही बेकार में किचन में घूमते ना देखूं। खबरदार जो किसी काम को हाथ लगाया। डॉक्टर का कहना है तुम काफ़ी कमज़ोर हो, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इतना अपना ख्याल नहीं रखोगी तो बच्चा हेल्दी कैसे रहेगा। मेरा मुँह क्या देख रही हो? चलो कमरे में। उसे कब से अपनी तरफ देखते पाकर वो सजा सख्ती से गोया हुआ तो अमाया हाँ में सर हिलाकर फ़ौरन ही सीढ़ियों की तरफ कदम उठाने लगी। कमरे में आने के बाद भी इसका लबो लहजा वही नाराज़ सा, लेकिन इसके बावजूद भी वो कभी इसकी दुआ उसे देता तो कभी उसे हदायत देना शुरू कर देता कि क्या करना है और क्या नहीं। जबकि अमाया जो इससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, अपने बच्चे के बारे में सवाल करना चाहती थी, नहीं कर पाई। इसके लबों से एक लफ्ज़ भी ना निकल सका। वो खुश था या नहीं वो नहीं जानती थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास था कि वो बच्चा इसका है।